मैं दुबई में एक बहुत अमीर औरत के घर ड्राइविंग करता था। उस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक उस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर समय अपना चेहरा दुपट्टे से कवर किए रहती थी और आंखों पर भी चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार लेकर गया, तो वापसी पर वह मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था, वरना आज से पहले वह हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहली बार मेरे साथ कुछ हुआ था। उसकी इस हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वह लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसके देखने से मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की हरकत के बारे में सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया, और जो बात उसने मुझसे कही, यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और इस औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे ये भी कहा, अगर तुम चाहो तो 1 महीने बाद मेरी बेटी को डिवोर्स दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली। मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरी तो आत्मा ही कांप गई जब उस लड़की ने मुझे मुझे दुबई आए हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का एक किस्सा भी अजीब ही था। अगर मैं किसी को बताता तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका भी मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिन ब्याही बैठी थी और उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतजाम नहीं था। एक दिन पार्क में मैं परेशान बैठा था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वह कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं यह आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन वह आदमी कहने लगा, फिक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, जहां तुम मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि इस बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा हो। लेकिन वह आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। तो वह कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे उस पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और उस आदमी के साथ चला गया। वह मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे एक कमरे में बिठाकर वह चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वह पैसे मुझे देकर कहने लगा, यह लो, तुम इससे अपना पासपोर्ट बनवा लेना।
कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान भी हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है, वहाँ जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर दुबई आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वह नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह नंबर खो दिया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। पता नहीं वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास उस आदमी का भी कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पहले तो मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए चौथा महीना होने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर पर 1 रुपये भी नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी। एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझे वॉचमैन की नौकरी दे दी। अब मुझे वहाँ से तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी थी। उस मालिक की एक बहन थी। वह अक्सर उनके घर आ जाती थी और वह जब भी आती तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती थी। मैं उनकी यह बात नोटिस करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे इसी बहन के घर भेज दिया। कहने लगे कि आज से तुम वहीं पर काम करोगे और उनके घर पर ड्राइविंग करोगे। वह औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी बहुत अच्छा दिया था। लेकिन यहाँ के बाकी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। इस औरत की एक जवान बेटी थी। जब भी वह कहीं जाती थी तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद को एक दुपट्टे से ढक कर रखती थी। उसका चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ होता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें अजीब सी लगने लगी थी। जब भी वह मेरे साथ कहीं जाती थी तो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती थी और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती थी। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन इस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने उनसे कहा कि मुझे लाख रुपए चाहिए। मुझे उनके दहेज का सामान लाना है, क्योंकि मेरी 5 जवान बहनें हैं और मुझे पांचों की शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं, लड़कों वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती है। वह कहने लगी, तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, और यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो उनकी बेटी ठीक लगती ही नहीं थी। और मैं वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी करने के लिए मना कर दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं मजबूरन शादी करने के लिए तैयार हो गया। इस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वह तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें देगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजारोगे। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते हो। शादी के बाद ही तुम उसका चेहरा देखोगे। यह शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं ज़रूर उसकी बेटी से शादी करूँगा, क्योंकि इसके बदले
वह मेरी ज़िंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे ऐशो आराम मिल रहे थे और इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अपाहिज लड़की से भी शादी करनी पड़ती तो भी मैं उससे शादी कर लेता। यह घाटे का सौदा नहीं होता। मैंने उस औरत से बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर हिंदुस्तान भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन मुझे शक हो रहा था। इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक देखी ही नहीं थी। और दूसरी बात यह कि वह मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहती थी। कोई तो वजह जरूर थी जो हमसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोचकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक दिन वह औरत कहने लगी, 2 दिन बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। मुझे लग रहा था कि औरत हमारी शादी बहुत ही सादगी से करवाएगी, लेकिन इस औरत ने तो इतनी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया था। सारे फंक्शन इतने जबरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन भी हो रहे थे, लेकिन अभी तक वह लड़की नहीं आई थी। मुझे शक हो रहा था कि क्या वह बिल्कुल शादी के समय पर ही आएगी, और यही हुआ। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैं छत पर टहल रहा था और मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई थी और हमेशा की तरह उसने खुद को एक दुपट्टे से ढक रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह इसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी है, अब शादी में कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद यह राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतजार था। मैंने अपने घर पर शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं यह शादी कितने दिन चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। हमारी शादी हो गई और शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, मगर यह दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी थी वह कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर एकदम मेरे सामने मेरा अतीत आ गया था, जब मैं हिंदुस्तान में था। मेरा नाम कृतिक है और मैं ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा सड़कों की धूल छान रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी विदेश में रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियो देख देख कर मेरा भी सपना हो गया था कि काश मेरा भी किसी बाहर के देश में वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने चला जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटी 5 बहनें थीं। कभी कभी तो मुझे अपने माता पिता पर भी बहुत गुस्सा आता था। उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर और अपने घर के हालात को और हमारी गरीबी को देख लेना चाहिए था। अगर वह कम बच्चे पैदा कर लेते तो कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान हो जाती। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे कमजोर कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। सुबह में मैं कॉलेज जाता था और शाम में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। ऐसे ही करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और फिर नौकरी के लिए सड़कों की धूल छाननी शुरू कर दी थी। लेकिन आज के समय में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद और बहुत मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई थी। सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए मैं खामोशी से वहाँ काम करने लगा। सुबह 8 बजे ही मैं अपनी नौकरी पर चला जाता था और साहब की बेटी को मैं ऑफिस छोड़ने चला जाता और शाम को 5 बजे मैडम को ऑफिस से घर वापस लाता था। मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं था। बाकी समय मैं फ्री रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस छोड़ने जाना और लेने जाना था। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा कवर किया हुआ होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ अपना काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से मैं इस नौकरी से निकाला जाऊं।
क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी घर पर बैठकर खा सकूं। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि अपने मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि वह एक करोड़पति बाप की बेटी है और तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अगर उसे एक बार भी तुम पसंद आ गए तो सारी जिंदगी तुम्हारी मौज में कटेगी। मैं उसकी इस बात के बारे में कभी-कभी सोचता था और मेरे दिल में यह ख्याल आता था कि मैं ऐसा ही करूं, क्योंकि यह अमीर होने का शॉर्टकट बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन मैं अपने डर की वजह से मालिक की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि यह शायद गूंगी है, क्योंकि 2 महीने के बीच में मैंने उसे बात करते कभी भी नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम खुद ही बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वह जवाब दे दे। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की और कहा, मैडम, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ तो कहेगी, पूछेगी क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है या तुम्हें क्या काम है। लेकिन उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सर हिला दिया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों मैं इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था किसी भी सूरत में वह मेरी जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं मैडम से छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा अगर छुट्टी करके अगले दिन जाऊंगा तो वह मुझसे ज़रूर पूछेगी, कल तुम्हें क्या काम था। लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसके पापा ने मुझसे पूछ लिया कि तुम कल कहाँ गायब थे, आए क्यों नहीं थे। मैंने कहा, साहब जी, आप घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसी वजह से मैं कल नहीं आ सकता हूँ। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बता कर जाना। मेरी बेटी से तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से यह बात ध्यान में रखना। मैं उनकी बात पर हैरान होकर सोचने लगा, साहब अपनी बेटी से इस कदर नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी उनको मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मुझे मालूम हुआ कि यह साहब की बेटी नहीं है, बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम पाखी है। वैसे तो वह किसी और देश में रहती है, मगर साल के कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को उनके काम से बहुत ज़्यादा नफरत है, मगर वह इसे कुछ नहीं कहते हैं। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वह लड़की कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैं सिर्फ उसे गाड़ी से उतारकर वापस गाड़ी में लेकर आ जाता था। अगले दिन मैं जिस ऑफिस के सामने उसे छोड़ा था, जब मैंने वहाँ का बोर्ड पढ़ा तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह तो कोई सेंटर था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वह लड़की उसी सेंटर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ दूर के फासले पर खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद एक आदमी उस सेंटर से बाहर निकला, तो मैंने आदमी से पूछा, यह सेंटर कौन चलाता है। तो उसने बताया कि यह सेंटर पाखी मैडम का है। वह बहुत अमीर घराने से है और एक बहुत अच्छी लड़की है। पाखी मैडम यहाँ पर किन्नरों को पढ़ाने आती हैं। मैंने सोचा कि मैडम कितनी अच्छी है। उसके बाद से वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। वह मेरे साथ घुल मिल गई और अब हमारी बातचीत होती रहती थी। अब वह गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया करती थी और पूरे रास्ते हमारी बातचीत होती रहती थी। मुझे भी उसके चाचा की तरह उसका किन्नरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उससे यह बात नहीं कह सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि वह दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगी है। बहुत ही जल्दी हमारी दोस्ती की खबर साहब जी, यानी कि मैडम के चाचा की नज़रों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि पाखी की असलियत क्या है? अगर तुम पाखी की असलियत जान जाओगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। उससे मिलना तो दूर, उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या सच्चाई है पाखी मैडम की? मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, वह लड़की नहीं है, बल्कि एक किन्नर है।
वह ना कोई मर्द है और ना ही कोई औरत है, बल्कि वह तीसरी जाति से ताल्लुक रखती है। तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? यह सुनकर तो जैसे मेरे सर पर पूरा आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मुझे पाखी का उन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी सच्चाई क्या है। जब भी वह उन लोगों के सामने होती थी, तो यही लगता था कि वह भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है। मग- मगर कभी भी मैंने उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। उस आदमी ने मुझसे सच ही कहा था कि मैं पाखी की सच्चाई सुनकर उल्टे कदमों से वहां से भाग गया। मैंने पाखी से हर तरीके का रिश्ता नाता तोड़ लिया था। अब मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था कि सच्चाई जानने के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी थी। वह नौकरी छोड़कर मैंने जगह जगह ठोकरें खाई थी। बहुत कठिनाइयों के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं दुबई चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अपनी शादी के लिए मेरे दिमाग में दूर दूर तक पाखी का ख्याल नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वह हो गया। इस समय मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं, बल्कि पाखी ही मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था, उतना ही वह भी मुझे देखकर हैरान हो गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं तो यह सोच सोच कर ही पागल हो रहा था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली थी। मुझे तो चक्कर आने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर भी भेज दिया था, और उन्हीं पैसों से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसा नहीं लिया होता, तो मैं इसी समय यहाँ से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच ने मुझे आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली थी, और अब एक किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वह कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई, अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैंने उसी समय अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उसको अपने कमरे में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात जागते हुए मैंने गुजारी, और जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास मेरे पास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को अपना लो और फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं काटनी पड़ेगी। तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा? अब मैं मजबूर होकर अपने परिवार वालों की खातिर उठकर खड़ा हुआ और फंक्शन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस औरत की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, और मैं वहां किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और मैंने पाखी को तैयार देखा, तो कहीं से भी वह किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। मैं बहुत उलझ कर रह गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद रात को मैं कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में आ गया। तब मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने उनसे बहुत गुस्से में कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी से होगी, यानी एक लड़की से होगी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वह कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। तुम नहीं जानते हो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी है, बस आप मेरी जान छोड़ दो। इससे पहले मेरी सास मुझसे कुछ कहती, पाखी कमरे से निकल कर आई और बोली, ठीक है, 1 महीने बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो, और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वह भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरी जान तो छूट जाएगी। 1 महीने के लिए सबके सामने मुझे एक अच्छा पति बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और हमें रोज़ दावत पर जाना पड़ रहा था। मैं बहुत हैरान होता और सोचता रहता था कि यहाँ दुबई में क्या कोई भी पाखी की असलियत नहीं जानता है कि यह कौन है। इन 1 महीने के अंदर मैंने उस पर पूरी नज़र रखी थी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात पता नहीं चली थी। दिन के समय मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता था और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। ऐसे ही करते करते 1 महीने पूरे हो गए।
मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी समय है, तुम सच्चाई नहीं जानते हो, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा ना हो और तुम हाथ मलते रह जाओ और अपने किए पर जिंदगी भर पछताते रहो। मैं समझ गया था कि वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी। वह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान वापस लौटने का फैसला कर चुका था। मैं उसे डिवोर्स देकर वापस आ गया। जब यहाँ आकर मुझे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो भी मेरे दिल में सपने थे वह सब खत्म हो गए थे। कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हुआ। एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया और वहाँ मैं पाखी को देखकर हैरान रह गया। मेरे दोस्त की शादी पाखी से हो रही थी। अब वह मेरे दोस्त की पत्नी बनने वाली थी। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींचकर कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे शादी कर रहे हो? दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी समय साइड में ले गया और मुझसे कहने लगा, यहाँ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे शादी कर रहे हो? वह कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, और वह भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। मैं कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं पाखी की पूरी सच्चाई जानता हूँ। पाखी किन्नर नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब वह पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था, मगर 10 साल की उम्र में उसका एक ऑपरेशन बीमारी के रहते हुआ, तब वह एक लड़की बन गई थी। लेकिन उसके खानदान वालों को इस बात पर यकीन नहीं आया और पाखी के पड़ोसियों और खानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वह एक किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर पाखी के माता पिता उसे दुबई लेकर शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पाखी ने किन्नरों के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि उस पर सिर्फ किन्नर होने का इल्ज़ाम ही लगा था। वह किन्नर नहीं थी, फिर भी लोग और उसके अपने खानदान वालों ने ही उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। उसके अपने ही उसे ताना देते थे। अब वह सोचने लगी थी कि जो लोग सच में किन्नर है तो उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होगा। इसलिए वह साल के कुछ महीने हिंदुस्तान में रहने के लिए आती थी और उसने एक सेंटर खोल लिया था। उसके इस काम की वजह से उसके रिश्तेदारों का शक और ज़्यादा बढ़ गया था। वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर ही है। इसी बीच पाखी की मुलाकात तुमसे हुई और तुम उसे अच्छे लगने लगे और वह बहुत जल्दी तुमसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन तुम भी और लोगों की तरह ही निकले और उसके चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद पाखी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। जब उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें दुबई बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम भी उन्होंने ही किए थे। वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मजबूर करके और तुम्हें पैसों का लालच देकर तुम्हारी शादी उन्होंने पाखी से करवा दी। वह सोच रही थी कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और तुम्हें सच्चाई पता लग जाएगी कि पाखी किन्नर नहीं है बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम तो इतने पत्थर दिल निकले कि बात सुनना भी जरूरी नहीं समझे और उसे अपने कमरे से निकाल दिए। तुम पाखी को वही समझ रहे थे जो तुम्हें लोगों ने बताया था। अगर तुम एक बार भी उससे बात कर लेते तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती, मगर तुम उसे डिवोर्स देकर वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर से वह बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस समय मैंने उसे सहारा दिया और उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अब हम दुबई से हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गए हैं और शादी करने के बाद हम लोग यही रहेंगे। और सारी बातें मुझे खुद पाखी ने अपने मुंह से बताई है, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़ ना दूँ। सारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा दोस्त 4 साल दुबई में धक्के खा रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और अभी वह पाखी से शादी करने के बाद आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा। मेरा दोस्त कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बातों में आकर
हर बार उसे दुत्कार दिया, तुम बहुत बदकिस्मत हो जो पाखी जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ बैंक्वेट से बाहर निकल आया था। सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी खुद की ही थी। काश मैं उस समय पाखी की बात सुन लेता तो आज पाखी मेरी पत्नी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए शायद भगवान ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छा जीवन साथी दे दिया था। मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। आज भी मुझे पाखी बहुत याद आती है।